हेलो स्टूडेंट्स हम कर रहे हैं क्लास 11th का पॉलिटिकल साइंस का पेपर जो डीओई का ऑफिशियल पेपर है। चलिए हम फटाफट से स्टार्ट कर लेते हैं। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट पेपर है, आपके एग्जाम में आने वाले क्वेश्चंस हैं। तो इसमें कुछ जनरल इन्फॉर्मेशन है जो आप देख ही रहे हैं। ये जनरल इन्फॉर्मेशन है, इसके बारे में कुछ मैं आपको ज़्यादा डिटेल में बता नहीं पाऊंगा। मैं सीधे क्वेश्चंस को स्टार्ट करता हूँ। तो जिसका फर्स्ट क्वेश्चन है, बोला है संविधान के अनुसार लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी होती है। यानी जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसके हिसाब से कितने जो है नंबर ऑफ पीपल होते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है 552। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, इंग्लिश मीडियम में भी आप सेम ही आंसर है, तो आप इंग्लिश वाले बच्चे भी साथ के साथ अपना देख लें। इंग्लिश वालों का आंसर भी होगा 552। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से संविधान का कौन सा कार्य है। जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसके क्या कार्य हैं, कौन से काम हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है करता है, ये इसमें पूछा गया है। तो कॉन्स्टिट्यूशन हमारे क्या क्या काम करता है। तो देश में चुनाव कराना, देश की आर्थिक नीतियों को तय करना, सरकार की शक्तियों और जिम्मेदारियों को तय करना, या मंत्रालय के दैनिक प्रशासन संभालना। तो जो संविधान का मुख्य कार्य है, सरकार की शक्तियों और जिम्मेदारियों को तय करना, यानी वो जो है उनको तय करना कि किसकी कितनी शक्तियां होंगी सरकार में और उनकी क्या क्या जिम्मेदारियां होंगी। इंग्लिश में भी ऑप्शन सी है इसका आंसर। इट डिफाइन द पावर एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट। तो जो संविधान है, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, वो क्या करता है, वो जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है एंड पावर है उसको डिफाइन करता है। हिंदी मीडियम वालों के लिए वो गवर्नमेंट की जो शक्तियां हैं उनको तय करता है। नेक्स्ट है आपका असर्शन रीजन का क्वेश्चन है। निम्न में दो कथन दिए गए। मोती पहला कथन है, मोतीलाल नेहरू समिति में 1928 में अधिकारों के विधेयक की मांग की गई थी। और जो इसका दूसरा है वो है, मौलिक अधिकार अन्य अधिकारों से अलग होते हैं, जहां सामान्य कानूनी अधिकारों को रक्षा सामान्य कानूनों द्वारा होती है, वह मौलिक अधिकारों की रक्षा की गारंटी होते हैं। तो इसमें इसका आंसर थर्ड वाले का आपका जो है वो होगा इसका असर्शन, यानी कथन ए तो सही है और कथन जो बी कथन बी है यानी कथन टू है वो गलत है। यानी ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। इसका आंसर हो जाएगा बेटा ऑप्शन सी। इंग्लिश मीडियम वाले भी लगा लें, क्वेश्चन थर्ड का आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन फोर, भारत में संसद और राज्य विधानसभाओं के चुनाव कराने की जिम्मेदारी किसकी होती है। जो भारत में संसद और राज्य विधानसभा के चुनाव होते हैं उनको कौन करवाता है। तो बेटा इसका आपको पता ही होगा, उसको कौन कराता है, उसको कराता है भारतीय निर्वाचन आयोग, जिसे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कहते हैं। जो चुनाव होते हैं, जैसे अभी बिहार में चुनाव हो रहे हैं, उसके बाद उत्तर प्रदेश में होंगे, पहले दिल्ली में हुए, पूरे इंडिया में जो चुनाव होते हैं उन चुनावों को कराने के लिए एक संस्था बनी हुई है, कमेटी बनी हुई है, जिसे बोलते हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इंग्लिश में, और हिंदी में बोलते हैं भारतीय निर्वाचन आयोग। ये चुनाव करवाती है। नेक्स्ट है, भारत में मतदान के रूप में पंजीकरण की न्यूनतम आयु क्या है। हम कितनी उम्र के बच्चे जो है वोट दे सकते हैं। तो 18 वर्ष की आयु के लोग वोट कर सकते हैं। तो भारत में जो लड़का हो लड़की हो किसी भी जाति धर्म के हो, उनकी अगर एज 18 साल है या उससे अधिक है तो वो अपना वोट दे सकते हैं। यानी पहला वोट अधिकतर बच्चे जो है जब वो 18 ईयर की एज के हो जाते हैं तब वो वोट देते हैं। तो मतदान रूप में पंजीकरण की न्यूनतम आयु या वोट देने का जो रजिस्ट्रेशन है वो क्या है, 18 ईयर, 18 वर्ष है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन सिक्स। सभी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, एग्जाम में आएंगे तो ढंग से समझ लें। नेक्स्ट में आपको फिर असर्शन और रीजन दिया है। असर्शन यानी कथन है आपका, भारत में लोक चुनावों के लिए सबसे अधिकतम मत प्राप्त करने वाले को जीत की प्रणाली एफपीटीपी अपनाई है। रीजन है, एफपीटीपी प्रणाली संसद में सभी राजनीतिक दलों को अनुपातिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करती है। तो देखो एक्चुअल में क्या है, जब भारत में वोटिंग होती है तो वैसे तो ये बोला जाता है जो सबसे ज्यादा जिसको मत मिले वो पार्टी जो है विन हुई है, मगर एक्चुअल में ऐसा नहीं है। उसमें क्या है, उसमें अनुपात के हिसाब से जो है देखा जाता है। तो इसका जो असर्शन है वो आपका करेक्ट है, मगर इसका रीजन जो है बेटा वो गलत है। यानी लोकसभा चुनाव में सबसे अधिक मत प्राप्त
वाली को जीत प्रणाली का में एफपीटीपी बनाई गई है, मगर इसमें अनुपातिक प्रतिनिधित्व भी होना चाहिए। तो ए इसका सही है, आर गलत है। इंग्लिश मीडियम वाले भी लगा लें। आसरसन जो है इसका सही है, जो इंडिया फॉलो करता है एफपीटीपी करता है कहाँ पे, जब लोकसभा चुनाव होते हैं, मगर उसमें पॉलिटिकल पार्टी का एक फिक्स प्रोपोर्शन भी होता है। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, क्वेश्चन नंबर 7 में राज्यसभा के सदस्यों को चुनाव किस प्रणाली द्वारा होता है। जो राज्यसभा के चुनाव जो सदस्य होते हैं उनका चुनाव किस प्रणाली द्वारा होता है। पहला ऑप्शन है सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार द्वारा, दूसरा ऑप्शन है जनता द्वारा प्रत्यक्ष चुनाव, तीसरा एकल संक्रमणीय मत द्वारा, और चौथा सबसे अधिक मत प्राप्त करने वाली प्रणाली। तो एकल संक्रमणीय मत द्वारा अनुपातिक प्रतिनिधित्व, यानी ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है हिंदी मीडियम वालों का। इंग्लिश मीडियम वालों को भी ऑप्शन सी ही है, पर समझ लें प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेटिव बाय द मीन्स ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। ठीक है, तो ऑप्शन सी, यानी जो हर एक वोट की वैल्यूज के हिसाब से ही भारत में राज्यसभा का जो चुनाव होता है। क्वेश्चन 8 देखेंगे, भारत में संघीय कार्यपालिका का वैधानिक डी ज्यूर प्रमुख कौन है। यानी जो संघीय कार्यपालिका है उसके प्रमुख कौन होते हैं। तो जो कार्यपालिका होती है उसके जो सर्व प्रमुख होते हैं वो होते हैं राष्ट्रपति। ठीक है, जिसे इंग्लिश मीडियम में प्रेसिडेंट बोला जाएगा। तो क्या होते हैं राष्ट्रपति जो है, तो जो हेड ऑफ द यूनियन एग्जीक्यूटिव है वो कौन है, प्रेसिडेंट है। इंग्लिश मीडियम वाले भी याद कर लें, प्रेसिडेंट होते हैं, हिंदी में राष्ट्रपति। नेक्स्ट है, भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। जो भारत का राष्ट्रपति होता है वो कितने साल तक अपने पद पे बना रहता है। हिंदी मीडियम वाले भी देख रहे हैं 5 ईयर है, और इंग्लिश मीडियम वालों के लिए भी 5 साल। जो भारत का राष्ट्रपति होता है वो अपनी पोजीशन पे 5 ईयर तक बना रह सकता है। 5 साल बाद दोबारा चुनाव होंगे और फिर नए प्रेसिडेंट को सिलेक्ट किया जाता है। नेक्स्ट देखेंगे, क्वेश्चन 10, निम्नलिखित शब्दों का मिलान करें। क्वेश्चन 10 है आपका, निम्नलिखित शब्दों का मिलान करें, मैच करें। तो चलिए देख लेते हैं। तो क्वेश्चन 10 में जो दिया हुआ है उसके हिसाब से देखेंगे। तो जो फर्स्ट वाला है, लोकसभा यानी जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुनी जाती है लोकसभा। ये राज्यसभा आपका संसद के संयुक्त सत्र, नहीं गलत है। राज्यसभा जो है आपका वह संसद का उच्च सदन, उसके बाद लोकसभा संसद का संयुक्त, और धन विधेयक केवल लोकसभा से प्रस्तुत किया जा सके। यानी ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर। हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, भारत में संसद के स्थायी सदन कौन सा है जिसके कभी भंग नहीं किया जा सकता। तो वो है राज्यसभा। राज्यसभा एक स्थायी सदन है जिसको भंग नहीं किया जा सकता। क्वेश्चन नंबर 12 देख लें, एक बिल में विधेयक बनने की प्रक्रिया को उनके क्रमों में लगाएं। तो एक बिल कब विधेयक बन सकता है, तो सब क्रमों में लगाना है। ठीक है ना। तो देखो, सबसे पहले किसी भी बिल को विधेयक बनाने के लिए पहले विधेयक को प्रस्तुत करा जाएगा, ये नंबर 1 है आपका। उसके बाद क्या करा जाएगा, उसके बाद सदन में चर्चा होगी, ये नंबर 2 हो जाएगा। पहला काम विधेयक को प्रस्तुत करेंगे, फिर चर्चा करेंगे। तीसरा काम दूसरे सदन में उसका अनुमोदन करेंगे, ये हो गया आपका थर्ड काम। और फोर्थ में फिर राष्ट्रपति जब उसको बिल को मान जाएगा, आपका वो विधेयक जो है संवैधानिक शक्ति प्राप्त कर चुका होगा। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। अब हम करेंगे सेक्शन बी। सेक्शन बी के क्वेश्चन देख लेते हैं और इनके आंसर्स भी देख लेते हैं।
अब हम करेंगे सेक्शन बी। चलिए सेक्शन बी यानी खंड बी स्टार्ट कर लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है आपका, किसी देश के लिए संविधान क्यों महत्वपूर्ण है? जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है किसी भी देश के लिए क्यों जरूरी है? तो संविधान जो है किसी भी देश के लिए क्यों जरूरी है? तो क्योंकि ये सर्वोच्च कानून है। संविधान जो है सबसे बड़ा कानून है, तो ये सर्वोच्च कानून होता है जो समाज को नियंत्रित करने के लिए सिद्धांत और नियमों को निर्धारित करता है। जो भी समाज में अगर सपोज करो कुछ इस प्रकार के लोग हैं जो समाज में झगड़ा फैलाना चाहते हैं, किसी प्रकार का विवाद फैलाना चाहते हैं, तो उन्हें रोकने का काम करता है और समाज में शांति बनाए रखना की कोशिश करता है। और अगर सरकार में बैठे हुए कुछ लोग सत्ता का दुरुपयोग करें, चाहे वो मंत्री हो, चाहे सेना में हो, चाहे पुलिस में हो, अगर वो कुछ लोगों के खिलाफ न्याय नहीं कर रहे हो, ठीक है, तो कानून के द्वारा उन्हें रोकने का भी काम करता है। तो संविधान का क्या काम है भाई? एक तो सर्वोच्च कानून है, समाज को नियंत्रित करता है, सिद्धांत और नियम बनाता है, सत्ता का दुरुपयोग होने से रोकता है और न्याय में सबको समानता दिलाने की कोशिश करता है। यह सरकार की दिशा को दिखाने का कार्य भी करता है। और जो सरकार है उसे ये भी बताता है कि उसको क्या कार्य करने चाहिए जो उनकी जनता के लिए ठीक है। चुनाव प्रणाली सरकार का गठन और शक्तियों का बंटवारा भी करता है। सारी शक्तियां एक ही सरकार के हाथ में नहीं देता, शक्तियों को क्या करता है? बंटवारा करता है, ताकि तानाशाही का जो माहौल है वो समाप्त रहे, नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करता है। इस प्रकार के जो जरूरी काम है वो सभी कार्य जो है संविधान के द्वारा होते हैं, इसलिए संविधान जो है बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन 14 है। क्वेश्चन 14 में पूछा है, मौलिक अधिकारों और मानव अधिकारों में अंतर स्पष्ट करो। देखो दो प्रकार के अधिकार हमारे को संविधान के द्वारा मिले हैं, एक होते हैं मौलिक अधिकार और एक मानव अधिकार। मानव अधिकार तो हमें प्रकृति से भी मिले हैं वैसे देखा जाए तो मौलिक अधिकार क्या है? मौलिक अधिकार किसी देश के संविधान द्वारा अपने नागरिकों को दिए गए अधिकार होते हैं। जैसे हमें वोट देने का अधिकार है, ठीक है, हमें कहीं भी घूमने का अधिकार है, हमें किसी की भी पूजा करने का अधिकार है, ये सब क्या है? मौलिक अधिकार। तो जब हमें एक संविधान हर देश के नागरिकों को उसके देश का संविधान कुछ ना कुछ अधिकार देता है, वो उसके मौलिक अधिकार हैं जो उस देश की सीमाओं के भीतर लागू होते हैं, जो उस देश के अंदर ही लागू होंगे। ऐसा नहीं है कि अगर हम किसी और कंट्री में जाएं और हम कहें कि जैसे अधिकार हमें इंडिया में मिल रहे हैं वैसे ही हमारे को यूएस में या चाइना में मिले, ऐसा नहीं होगा। परंतु अगर हम भारत में रह रहे हैं तो भारत में वो अधिकार हमारे को मिलेंगे और हम उनका पूर्ण प्रयोग कर सकते हैं। तो मौलिक अधिकार क्या है? जो संविधान द्वारा नागरिकों को दिए जाते हैं, जो उस देश की सीमाओं के अंदर ही माने जाते हैं। संविधान में संशोधन के बिना उनमें बदलाव नहीं किया जा सकता। अगर संविधान में कोई संशोधन होगा तभी उनमें चेंज होगा, नहीं तो उनमें कोई बदलाव नहीं होगा। और मानव अधिकार क्या है? ये सबको दिए जाते हैं सर्वभौम, जो सभी मनुष्य को जन्म से प्राप्त होते हैं, चाहे वो राष्ट्रीय हो, लिंग, जाति, धर्म और अन्य स्थिति के हो। ये किसी विशेष देश के संविधान पर निर्भर नहीं करते। जैसे मानव अधिकार ये कहते हैं कि हम किसी भी कंट्री में चले जाएं, चाहे अपनी कंट्री में किसी भी कंट्री में, पर कोई भी कंट्री हमारे से जीने का अधिकार नहीं छीन सकती। अगर कोई इंडिया का व्यक्ति है, अगर वो यूएस में चला जाए, चाइना में चला जाए, तो ऐसा नहीं है कि उसे बिना बात के उसकी हत्या की जा सके, क्योंकि जीने का अधिकार जो है मानव अधिकार है। समझ आ गया? तो मानव अधिकार और मौलिक अधिकार में मैंने आपको अंतर बता दिया है। मानव अधिकार पूरी दुनिया में एक जैसे ही हैं, पूरे विश्व में किसी और कंट्री में भी लागू रहेंगे, मगर मौलिक अधिकार हमारे अपनी ही कंट्री में मान्य होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 है आपका, बोला गया है क्वेश्चन नंबर 15 में, फर्स्ट पास द पोस्ट चुनाव प्रणाली क्या होती है? ये जो बात चल रही है किसकी चल रही है? चल रही है एफपीटीपी की। तो देखो एफपीटीपी एक ऐसी चुनाव प्रणाली है, इसमें किसी निर्वाचन क्षेत्र में जितने भी लोग चुनाव लड़ रहे होते हैं उनमें जिस व्यक्ति को सबसे ज्यादा वोट मिलती हैं या उस उम्मीदवार को जिसको सबसे ज्यादा वोट मिलती है उसे विनर मान लिया जाता है, उसे विजय घोषित कर दिया जाता है, चाहे उसे कुल मतों का बहुमत ना भी मिला हो। मगर अगर उसे सबसे ज्यादा, जैसे बहुमत कितना भी हो, उसे बहुमत से कोई लेना देना नहीं है, अगर जिसको सबसे ज्यादा वोट मिलेंगी उसको ही विजयी घोषित कर दिया जाएगा, उसे बोलते हैं एफपीटीपी प्रणाली। क्वेश्चन नंबर 16।
क्वेश्चन नंबर 16 में आपसे पूछा है बेटा, राजनीतिक कार्य प्रणाली की संक्षिप्त व्याख्या कीजिए। जो राजनीतिक कार्य प्रणाली है उसकी आपको संक्षिप्त व्याख्या करनी है। राजनीतिक कार्यपालिका क्या होती है? तो राजनीतिक कार्यपालिका उन व्यक्तियों के समूह को कहते हैं जो जनता द्वारा चुने जाते हैं, यानी जिनको जनता वोट देती है और सरकार में नीतिगत निर्णय लेने और उन्हें लागू करने के लिए जिम्मेदार होती है। जैसे जब हम किसी को वोट देते हैं और वो हमारे वोटों से विधायक बन जाता है या सांसद बन जाते हैं, या उन सब की कलेक्टिव म्यूचुअल उससे कोई मुख्यमंत्री बन जाता है, तो हमारी जो उम्मीदें रहती हैं हमारे सांसद और विधायक से क्या होती हैं कि वो हमारे राज्य में विकास करे, हमारे क्षेत्र का विकास करे, रोडें बनवाए, बिजली पानी की व्यवस्था अच्छी करे, स्कूल बनवाए, वहाँ की कानून व्यवस्था अच्छी करे। तो इन सब चीज़ों के लिए क्या करते हैं, हम उन व्यक्तियों के समूहों को क्या करते हैं, वोट करते हैं, और उसके बाद जब वो चुन जाते हैं तो वो हमारे हिसाब से नीतियाँ बनाते हैं, उन नीतियों को लागू करते हैं। इससे प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, मंत्री आदि शामिल होते हैं जो निश्चित अवधि के लिए पद पर रहते हैं। तो प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, मंत्री ये सब बनाने के लिए राजनीतिक कार्यपालिका की एक विशेष भूमिका होती है, और ये राजनीतिक कार्यपालिका का निर्माण जब ही होता है जब हम वोट देके उन्हें जिताते हैं। समझ आ गया? नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है आपका, लोकसभा की दो ऐसी शक्तियां बताओ जो राज्यसभा से अधिक शक्तिशाली हों। तो लोकसभा की ऐसी कौन सी दो शक्तियां हैं? तो बेटा पहली शक्ति है धन विधेयक पारित करना, और दूसरी है सरकार के प्रति जवाबदेही। तो धन विधेयक केवल लोकसभा में ही पेश किया जा सकता है और राज्यसभा के केवल 14 दिन तक रोक सकती है। अगर कोई धन विधेयक, सरकार कोई फंड पास कर रही है किसी राज्य के लिए, या उस धन का प्रयोग किसी परियोजना में लगा कर रही है, तो राज्यसभा को अगर वो बात समझ नहीं आ रही तो उसे सिर्फ 14 दिन तक रोक सकती है, ऊपर उसके अलावा कुछ नहीं कर सकती। तो धन विधेयक की जो शक्ति होती है वो सबसे ज्यादा किसके पास होती है? लोकसभा के पास होती है, लेकिन लोकसभा उसके सुझावों को मानने के लिए बाध्य नहीं है। क्लियर है? दूसरा, सरकार के प्रति जवाबदेही। मंत्रिपरिषद केवल लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है। अविश्वास प्रस्ताव केवल लोकसभा में ही लाया जा सकता है, पर यदि यह पारित हो जाता है तो सरकार को इस्तीफा देना पड़ सकता है। तो अगर सरकार के द्वारा अगर कोई ऐसा कार्य है, कोई भ्रष्टाचार है, कुछ ऐसी चीजें हो रही हैं, अगर ऐसा कुछ होता है तो उसकी जवाबदेही भी किसकी होती है? उसकी जवाबदेही भी लोकसभा की होती है, राज्यसभा की नहीं होती। अगर कोई बड़ा भ्रष्टाचार दिख रहा है, ठीक है, उसकी जवाबदेही किसकी होगी? उसकी जवाबदेही भी लोकसभा की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 है आपका, संसदीय लोकतंत्र में विपक्ष की मुख्य भूमिका क्या होती है? तो संसदीय लोकतंत्र में विपक्ष की मुख्य भूमिका एक तो सरकार पर नियंत्रण करना। अगर सरकार कुछ गलत काम कर रही है तो विपक्ष उसका विरोध करेगा, उस विरोध को वो संसद में भी करेगा और रोड पर भी कर सकता है। तो विपक्ष सरकार की नीतियों और कार्यों की आलोचना करेगा, उनको जवाबदेही ठहराएगा और सरकार पर नियंत्रण रखेगा। जैसे जब महंगाई होती है, कई बार कुछ और चीजें होती है, बेरोजगारी वगैरह, इन सब चीजों पे विपक्ष जो है क्या करता है? सरकार का विरोध करता रहता है, ताकि सरकार अपने कामों को ढंग से करे और वैकल्पिक नीतियों को प्रस्तुत करेगा। दूसरा काम क्या होता है सरकार का, के लिए विपक्ष का काम होता है, वो वैकल्पिक नीतियों को भी क्या करता है? प्रस्तुत करता है। हमने सेक्शन बी तक कर लिया है, अब हम सेक्शन सी, डी यानी घ की जो वीडियो है वो नेक्स्ट पार्ट में मिलेगी। इस वीडियो को देखें, ये पॉलिटिकल साइंस की वीडियो है, क्लास 11 का डीओई का पेपर है, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। अच्छे से करें, मोस्ट प्रोबेबली सारे क्वेश्चन ऐसे ही और इनमें से ही आएंगे, ताकि आप 11 में अच्छे मार्क्स ला पाए।